आज हम बेनज़ीर का जो फर्स्ट टर्म था यानी 1988 से जाके 90 तक, इस पीरियड में वैसे हमने पहले बताया कि इस पीरियड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स मौजूद थे डिफरेंट ऑफिस के दरमियान, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, इदारों के दरमियान आपस में इतनी कोऑर्डिनेशन इस पीरियड में नज़र नहीं आती है। आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं पावर्स के डिवीज़न की वजह से जो कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए थे, और ये पावर के डिवीज़न की वजह से इश्यूज़ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान इश्यूज़ क्रिएट हुए थे। आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 94 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 94 है, उसमें ओरिजिनली जो आर्टिकल है उसके मुताबिक एक मरतबा अगर नेशनल असम्बली डिसोल्व भी हो जाए तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस डिसोल्व नहीं होता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस को कंटिन्यू करता है जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ना हो जाए। जैसा कि 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पे असम्बली को डिसोल्व किया गया था, तो न्यू इलेक्शंस के होते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कंटिन्यू किया था, क्योंकि आर्टिकल नंबर 94 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनली ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल असम्बली के डिसोल्व होने के बाद भी कंटिन्यू करता है। लेकिन जो आरसीओ के थ्रू रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो कि 1985 को निकाला गया था, जिसको बाद में 8th अमेंडमेंट के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड दिया गया, इसके मुताबिक अगर असम्बली डिसोल्व हो जाए तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ना प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता है कि आपने ऑफिस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इट मीन्स कि प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को कंटिन्यू करा दे, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को कंटिन्यू ना करा दे। तो इसी तरह से जो है ना प्रेसिडेंट को एक अपर हैंड दिया गया था। और उसके अलावा आरसीओ के थ्रू, 8th अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को बहुत वसी इख्तियारात मिल चुके थे, जिनमें प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन से बहुत सारे सेंट्रल ऑफिसेस में अपॉइंटमेंट्स कर सकते थे, जैसे सेंट्रल और प्रोविंशियल केयर टेकर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट करना हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हो, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हो। अच्छा, उसके अलावा जो है ना चेयरमैन इलेक्शन कमीशन हो, जजेस हो, गवर्नर हों, इनकी जो है ना अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से कर सकता था। और इसके अलावा गवर्नर्स की जो है ना अपॉइंटमेंट की अगर हम देखें तो वहाँ उसने प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करना था, लेकिन वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात मानने का पाबंद नहीं था। यानी गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करते वक्त प्रेसिडेंट को जस्ट इतना था कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करेगा कि हम इसको गवर्नर रखें या ना रखें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सजेशंस को पे अमल करने पे प्रेसिडेंट पाबंद नहीं था। तो यूँ इस तरह से प्रेसिडेंट को बहुत सारे पोस्ट्स के ऊपर अपॉइंटमेंट्स करने की वसी इख्तियारात मिल चुके थे। अब इन इख्तियारात की वजह से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए। वो इस तरह की इसहाक जो थे, गुलाम इसहाक खान, वो शायद बिहाइंड द सीन अपोजिशन एक जमात IJI को सपोर्ट कर रहे थे, और इनको सपोर्ट करने की वजह से प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो भी रिकमेंडेशन आता था उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए हुए रिकमेंडेशंस को गुलाम इसहाक खान रिजेक्ट करते गए, स्पेशली मिलिट्री में अपॉइंटमेंट्स की और जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स की। 1989 को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और कुछ और मिलिट्री के हाई ऑफिशियल्स के टेन्योर एंड हो रहा था, तो उसके बाद उनकी जगह में न्यू रिप्लेस अपॉइंटमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए, प्रेसिडेंट ने उनको कंसिडर नहीं किया, बल्कि अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज़ किया। तो यहाँ एक कन्फ्लिक्ट रह गया। फिर जुडिशरी के अंदर भी जो है ना कन्फ्लिक्ट्स पे, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी कन्फ्लिक्ट्स हुए। अब जुडिशरी के मुतालिक अगर हम देखें ना, तो आर्टिकल नंबर 177 है हमारा, और आर्टिकल नंबर 193 है। ये दो आर्टिकल्स जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं। और अगर हम इन दोनों आर्टिकल्स को, आर्टिकल नंबर 177 और आर्टिकल नंबर 193 को आर्टिकल नंबर 48 के साथ कंफॉर्मिटी करके पढ़ें, यानी उनको मिला के पढ़ें,
تو اس طرح ہے کہ آرٹیکل نمبر 177 اور آرٹیکل نمبر 193 آر سی او کے بعد پریزیڈنٹ کو یہ ڈسکریشنری پاور دیتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے، جبکہ آرٹیکل نمبر 48 یہ کہتا تھا کہ پریزیڈنٹ جو بھی ڈیسیجن لے گا وہ پرائم منسٹر کے مشورے پہ لے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک ایشو اس وجہ سے کریٹ ہوا کہ کیا پریزیڈنٹ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشنز لے گا یا نہیں لے گا، کیونکہ آرٹیکل نمبر 177 اور آرٹیکل نمبر 193 یہ کہتے تھے کہ پریزیڈنٹ اپنے ڈسکریشنری پاورز کو یوز کر کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے، جبکہ آرٹیکل نمبر 48 یہ کہہ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ جو بھی ڈیسیجن لے گا وہ پرائم منسٹر کے ریکمنڈیشنز پہ لے گا۔ تو یہ جب کورٹ میں آ گیا تو کورٹ میں یہ ڈیسیجن اس طرح آ گیا کہ چونکہ آرٹیکل نمبر 177 اور آرٹیکل نمبر 193 اسپیسیفکلی جوڈیشری کے اپوائنٹمنٹ سے حوالے سے ہے، جبکہ آرٹیکل نمبر 48 جرنلائز ہے۔ تو جب بھی اگر کوئی ایسا میٹر ہو جہاں پہ اسپیسیفکلی کچھ اور کہا گیا ہو اور جرنلائز اگر ہم دیکھیں تو کچھ اور ہو، تو وہاں اسپیسیفکلی جو کہا گیا اسی کو فالو کیا جائے گا۔ تو یوں پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار رہ گیا کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کی رائے کے اگینسٹ بھی جا کے کر سکے گا۔ تو اس کی وجہ سے بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان اختلافات ہوئے، اور یہ اختلافات اتنے سنگین ہو گئے تھے ملٹری اور جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کے اختیارات، اسی وجہ سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی اور بالآخر 1990 کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈیزولو بھی ہو گئی۔ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔